हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज मैं आपके सामने जो है वो सीडीपीओ एग्ज़ाम का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो और सिलेबस जो है वो लेकर आया हूँ। उसके ऊपर जो है वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन मैंने पूछा था प्लेलिस्ट में, सॉरी जो आपका कम्युनिटी टैब है उसमें क्वेश्चन डाला था कि एक बूटा बेटी के नाम, जो ये योजना है ये किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। और आप लोगों ने जो है 90% लोगों ने गलत जवाब दिया। 90% लोगों ने अभी तक जो है वोटिंग में 20 लोगों ने जवाब दिया, 20 में से 2 लोगों ने ही ठीक दिया और 18 लोगों ने जो है वो गलत जवाब दिया है। तो जरा ध्यान मतलब जवाब देने से पहले एक बार गूगल करिए कि ये योजना सच में है किस विभाग की। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। एक बूटा बेटी के नाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीडीपीओ एग्जाम की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो कोई भी जो बैचलर डिग्री प्राप्त करता है एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, जिसके पास भी बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री मतलब कोई भी ग्रेजुएट है, कोई भी बीटेक है, ठीक है, कोई भी एमबीबीएस है, कोई भी बीए, बीकॉम, बीएससी है, ठीक है, कोई बीसीए है, कोई बीबीए है, कोई भी, या कोई एलएलबी है। तो जो भी बैचलर डिग्री प्राप्त करता है वो सीडीपीओ का एग्जाम जो है वो दे सकता है। ठीक है, और अगर उसके पास सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी है, होम साइंस एंड न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पर और लिखा है, यानी कि और का ये मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो भी ग्रेजुएट है हिमाचल में वो एलिजिबल है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने सोशियोलॉजी में नहीं की है तो आप नहीं दे सकते, या आपने एंथ्रोपोलॉजी या इकोनॉमिक्स में नहीं की है ग्रेजुएशन तो आप नहीं दे सकते। नहीं, सभी व्यक्ति जो है किसी भी स्ट्रीम से उसने की है तो वो दे सकता है। लेकिन दूसरा एक लाइन, थर्ड पॉइंट मैं पढ़ता हूँ कि सीडीपीओ शुड प्रेफरेबली बी अ लेडी ऑफिसर। लेडी ऑफिसर यहाँ कहा गया, लेकिन प्रेफरेबली शब्द का इस्तेमाल किया, कंपलसरी नहीं है ये। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 70 से 80% लोग जो हैं वो जेंट्स लगे हैं, तो इसमें ये इस थर्ड पॉइंट की भी कोई खास वो नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पॉइंट। 1 साल का चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम या सोशल वेलफेयर का जो है, सोशल वर्क का जो है एक्सपीरियंस चाहिए। अब किन किन लोगों के पास ये एक्सपीरियंस है जो ये एग्जाम दे सकते हैं? हर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, जिसके पास 1 साल का अनुभव है वो ये एग्जाम दे सकती है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जो 45 से नीचे के हैं, ठीक है, जो 45 से ऊपर के हैं और कैटेगरी में है वो तो दे सकेंगे, लेकिन एक इसकी एज क्राइटेरिया 45 ही होता है। तो 45 से नीचे वाले जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। सुपरवाइजर, सभी जिनको 1 साल हो गया है काम करते हुए, चाहे वे कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलर है, वो दे सकते हैं। अब आउटसोर्स से जितने कर्मचारी लग रहे हैं, चाहे पोषण अभियान है, चाहे सशक्त महिला योजना है, ठीक है, चाहे इसके अलावा पीएमवीवाई है, जो भी योजनाएं हैं जो कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है, या इवन जो आपके दूसरे वेलफेयर स्कीम्स जो हैं ई सोमसार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जो भी कर्मचारी है वो इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो एनजीओस में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। तो इतने सारे लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि कम से कम 15,000 से 20,000 लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 2018 में जो पोस्ट निकली उसके लिए 4,000 लोगों ने ही सिर्फ आवेदन किया और एग्जाम देने सिर्फ 1200 लोग आए, सिर्फ 1200 लोग। और ये 1 ईयर चाइल्ड वेलफेयर, और एक चीज और भी है उसमें, 2 पोस्टें जो थी वो एक्स सर्विसमैन की थी, जो कि
खाली रही क्योंकि वो कोई भी कैंडिडेट उस एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें मेन दो ही चीज हैं। बैचलर डिग्री सबके पास है, ग्रेजुएट लगभग अब हर एक व्यक्ति जो है वो ग्रेजुएट है ही है। +2 के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लगभग हर कोई अब कर रहा है, क्योंकि इतने सारे कॉलेज जो है वो 140 के आसपास तो कॉलेज ही हैं जो हिमाचल में खुले हुए हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। असली जो है वो है 1 ईयर चाइल्ड एक्सपीरियंस, और ये भी जो है वो 20-1 हजार लोगों के पास है। तो इतने लोग जो हैं वो दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली भरता कौन है? अगर आप LDR सुपरवाइजर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जितने एलिजिबल कैंडिडेट थे उसमें से 50% ने भी भरा है वो पेपर। 50% ने ही भरा है सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट में से। कईयों ने तो भरा ही नहीं, कईयों को यही नहीं पता लगा कि कोई इस तरह का फॉर्म भी निकला है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम जो है वो 3 लेवल का एग्जाम है। कहने का मतलब है पहले आपका एक पेपर होगा 120 क्वेश्चन का, ठीक है। 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 1/4 नंबर कटेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 4 में से 4 क्वेश्चन किए, ठीक है, और आपने 3 ठीक कर दिए तो आपके 3 नंबर बन गए, लेकिन एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके जो है वो 1 नंबर कट जाएगा, यानी टोटल आपके 2 ही नंबर रहेंगे, ठीक है। एक मतलब 4 क्वेश्चन किए आपने, 3 आपके ठीक हो गए तो 3 नंबर बने। एक जो गलत हुआ उसके जो है वो 0.25 नंबर कटेंगे, 1/4 नंबर कटेगा गलत का, तो वो 2.75 नंबर बनेगा, ना कि 2 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो आमतौर पे 1/4 नंबर जो है ज्यादा रिस्की नहीं होता, तो आप क्वेश्चंस जो है जितने क्वेश्चंस आपको पता है वो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन आपको आते नहीं, ठीक है, या आपने 4 क्वेश्चन किए, चार क्वेश्चन आपको आते नहीं, आपने चारों पे आंसर लगा दिया, एक ठीक हो गया 3 गलत हो गए, तो भी आपके नंबर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब भी आपका जो है वो वही है कि 3 जो गलत हुए उसके 0.25 कट के वो बात एक ही रह जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं होता क्या है। मान लीजिए हम पिछले एग्जाम का उदाहरण ले लेते हैं। पिछले एग्जाम को 4000 लोगों ने भरा, 1200 लोगों ने पेपर दिया। पोस्टें कितनी थी? पोस्टें थी 11, ठीक है। 6 थी जनरल की, 2 SC की, 1 OBC की, टोटल 9, और 2 एक्स सर्विसमैन की। तो टोटल 11 पोस्टों के लिए 220 लोगों को जो है उन्होंने मेंस एग्जाम के लिए बुलाना था, यानी 1200 में से 220 लोग जो है वो मेंस का एग्जाम देते। जितनी भी पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं उससे पहले 6 पोस्टों के लिए जो है वो एग्जाम हुआ था। 5 जनरल की थी, 1 SC की थी, शायद 1 हैंडीकैप्ड की भी थी शायद उसमें ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्या करते हैं, प्रीलिम एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का 120 नंबर का आएगा, उसमें से 20 गुना लोग जो है वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर 5 सीटें होंगी तो 100 लोग होंगे क्वालिफाई, 10 सीटें होंगी तो 200 लोग क्वालिफाई होंगे। अब आप जानते हैं CDPO का जो ओपन का कोटा है वो 20% है, तो जितनी पोस्टें खाली होंगी उसमें से जो 20% सीटें आती हैं तो वो ओपन में आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए मेंस का एग्जाम क्या होता है, ठीक है। मेंस में क्या होता है, हमारे 4 पेपर होते हैं। एक जीके का पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, 100 नंबर का होता है वो, उसमें 33 नंबर लेना जरूरी है। इंग्लिश का पेपर 50 नंबर का होता है, उसमें भी 33% नंबर लेना जरूरी है। इंग्लिश एस्से का पेपर भी 50 नंबर का, और हिंदी का भी, तो टोटल 250 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का जीके का, 50 का इंग्लिश का, 50 का हिंदी का, और 50 का इंग्लिश में एस्से, हिंदी में नहीं इंग्लिश में एस्से लिखना होता है। तो टोटल 250 नंबर का पेपर होता है, और हर पेपर में 33% नंबर जरूरी है, यानी कि जीके में 33 नंबर चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और एस्से में 17 नंबर चाहिए 50 में से पास होने के लिए, ठीक है। अब जीके में बहुत लोग फेल हुए। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जिन लोगों ने ओपन एग्जाम सुपरवाइजर का निकाला हुआ था वो लोग भी फेल हुए इस एग्जाम में। जीके का पेपर उनसे क्लियर नहीं हो पाया। ऊपर जो है ना, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें फेल पास की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ना तो नंबर जुड़ते हैं। आपकी जो मेरिट बनती है वो मेंस एग्जाम की बनती है, प्री की नहीं बनती। स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट नहीं बनती। स्क्रीनिंग टेस्ट तो सिर्फ 20 गुना लोगों को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए होता है। अगर कई जैसे अब एक्स सर्विसमैन में उन्होंने 120 में से
कई एक्स सर्विसमैन तो ऐसे थे जिन्होंने 120 में से 10 नंबर या 15 नंबर लेके भी जो है वो मेंस एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट थे एक्स सर्विसमैन के जो ये फॉर्म जो है पेपर दे पा रहे थे। ठीक है, सिर्फ 6 या 7 ही लोग जो थे एक्स सर्विसमैन के वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो पाए थे, जबकि उनके 2 सीटें थी और उनके 40 लोग क्वालिफाई होने थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फाइट कम थी, तो इसलिए यहाँ पर जो पास फेल नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई पास फेल नहीं है। इसमें यह है कि जितनी सीटें हैं उससे 20 गुना लोग जो है वो क्वालिफाई होंगे। मान लीजिए एससी की एक सीट है, तो अगर मान लीजिए 100 लोग एससी के पेपर दे रहे हैं, तो 20 लोगों को, उन जो भी टॉप के 20 लोग हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो पास हो रहे हो चाहे वो फेल हो रहे हो। असली मेरिट यहाँ पे डिसाइड होती है। आप चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए, मान लीजिए आपके 100 में से 90 नंबर है, यहाँ पे इंग्लिश में 50 में से 40 हैं, एसए में 50 में से 40 है, लेकिन आप हिंदी में फेल हो गए, आपके 50 में से 15 नंबर है, तो आपका चाहे आपके टोटल जो स्कोर 250 में से आप नंबर 1 पे क्यों ना हो, लेकिन आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस क्राइटेरिया को जो है, ये क्राइटेरिया जब आप सभी पेपरों में पास हो गए, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का जो है वाइवा के लिए जो है वो कॉल आता है। ठीक है, तो कई लोग तो इस वजह से बाहर हो गए कि वो फेल हो गए थे इन चारों में से एक पेपर में। ठीक है, फिर जब जो लोग चारों में जो पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद जिनके ज्यादा नंबर होते हैं, फिर तो जितनी सीटें हैं, मान लीजिए एक सीट है तो उसके लिए 3 गुना लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। इंटरव्यू है 250 में से 250 नंबर का रिटर्न हो गया, 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, और उसमें भी जो है आपको 33% नंबर जो है वो जरूरी है, यानी 13 नंबर आपको लेने जरूरी है इंटरव्यू में भी। आउट ऑफ 40 जो है वो 13 नंबर जो है वो लेने जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका जो है ये एक तरह से एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्री एग्जाम होता है सीडीपीओ का, वो 120 नंबर का होता है। ठीक है, 2 घंटे का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। ठीक है, अगर आपको ये पेपर चाहिए, ये आप चाहते हैं कि ये पेपर को सॉल्व कराया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मेंस के पेपर भी हैं, वो भी दिखाएंगे हम। तो जैसा कि आप देखते हैं इसमें जो है 120 नंबर की तैयारी कैसे की जाए कि आप उन 20 गुना लोगों में आ जाओ। मान लीजिए ओबीसी की 2 सीटें हैं, तो 40 लोगों को जो है वो क्वालिफाई करना है, तो वो कैसे उन 40 लोगों में पहुंचे, या जनरल की मान लीजिए 5 सीटें आती हैं तो कैसे वो 100 लोगों में पहुंचे, एससी की मान लीजिए 2 सीटें आती है तो कैसे वो 40 में आए, तो 20 गुना में कैसे आना है, उसके लिए ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। 50 नंबर का आता है हिमाचल का, और हिमाचल में भी ज्यादा फोकस किस पे रखते हैं, हिमाचल की हिस्ट्री, उसकी जो सामाजिक और आर्थिक जो उसका विकास है वो, और जो आपका ज्योग्राफी है, भूगोल है हिमाचल का। 50 क्वेश्चन जो है ये उससे पूछे जाते हैं। एचपीजी के जो है 120 में से 50 मार्क्स की आती है। इसके अलावा 40 नंबर का जो है करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर जो भी पिछले 1 साल की घटनाएं हैं वो, प्लस जो भी इसके अलावा जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, और इसके अलावा 30 नंबर का जो है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री नहीं पूछते, 1857 के बाद का इतिहास, साथ में जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय राजनीति, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इंडिया की, ये 30 नंबर का। तो टोटल ये बनता है हमारे पास 120 नंबर का पेपर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग थी। तो लास्ट टाइम जो हुआ था वो जनरल की कट ऑफ 120 में से 50 के आसपास गई थी। ठीक है, तो जिन्होंने 50 नंबर लिए थे 120 में से, वो लोग जो है वो उनको जो है वो मेंस देने के लिए बुला लिया था। और कैटेगरीज में जो है वो 40 के आसपास जो है, खासतौर पे एससी और ओबीसी में जिन्होंने 120 में से 40 नंबर लिए थे उनको जो है वो मेंस के लिए बुला लिया था। एक्स सर्विसमैन में तो काफी कम गई थी मेरिट, मैं बता रहा हूँ 10-15 नंबर, पर वो तो पोस्ट ही खाली रह गई क्योंकि मेंस ही नहीं किसी से क्वालिफाई हुआ, वो सारे किसी न किसी पेपर में फेल हो गए। फिर जब आप लोग मेंस के लिए जब क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका जो है वो 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जीके का होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में 120 नंबर का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर है। तो अब यहाँ पे जो 100 नंबर के पेपर में, वहां 50 नंबर की हिमाचल जीके थी, यहाँ पे जो है वो 40 नंबर की हिमाचल जीके आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा लगभग वही सिलेबस है, करंट अफेयर और साइंटिफिक
साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के और इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो वैसा ही पेपर आता है लगभग, जैसा प्री में आता है वैसे ही मेंस में आता है, ठीक है। लेकिन प्री वाले के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके नंबर नहीं जुड़ते, इसके नंबर जो है वो जुड़ते हैं। तो ये मेरिट बनाने में, क्योंकि आप देखिए ना 250 में से 100 नंबर का पेपर है, तो 40 नंबर तो आपकी जीके के ही हो गए। इसके अलावा 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है 1.5 घंटे का, ये ग्रामर का पेपर होता है, ठीक है। इसमें ग्रामर है और कॉम्प्रीहेंशंस है, ठीक है, प्रेसी राइटिंग आती है। ये पेपर अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अलावा इंग्लिश में एस्से आता है। एस्से जो है वो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, 50 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का होता है, लगभग 1000 वर्ड में जो है वो एस्से लिखना होता है। 4-5 टॉपिक होते हैं, जो भी 4-5 में से किसी एक टॉपिक पे जो है वो आपको एस्से लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह से हिंदी का पेपर है, ग्रामर का, गद्यांश, पद्यांश और ट्रांसलेशन के अलावा ग्रामर आती है इसमें हिंदी की, ये भी 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो ये 4 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, ठीक है। 50-50-50 150 का ये और 100 का जीके का, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश एस्से का पेपर दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप इंग्लिश एस्से का पेपर, ठीक है। ये 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। 1000 वर्ड में एक एस्से लिखना है किसी एक टॉपिक पे ऊपर, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर है। तो जो टॉपिक दिए थे वो ये दिए गए थे, 5 टॉपिक दिए थे: जुडिशियल एक्टिविज्म, एजुकेशन फॉर मॉरल डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जिसको बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और डेंजर ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इन 5 में से किसी एक टॉपिक के ऊपर 1000 वर्ड में एस्से लिखना था, ठीक है। तो ये जो था 50 नंबर का पेपर था। फिर हिंदी का पेपर देखते हैं। तो हिंदी का पेपर भी जो है वो 50 नंबर का 1.5 घंटे में है, ठीक है। और इसमें जो थे 6 प्रश्न थे टोटल, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सब्जेक्टिव पेपर होता है ये आपको बना बनाया छपा छपाया पेपर मिलता है। सबसे पहले जो इंग्लिश में एक आपको पैराग्राफ आएगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, हिंदी में उसका अनुवाद करना होता है इंग्लिश वाले का, ये 10 नंबर का होता है। फिर एक गद्यांश आता है, उसकी व्याख्या करनी होती है, 10 नंबर का। फिर एक पद्यांश आता है, कवि का जो पद्यांश होता है, ठीक है, उसकी व्याख्या करनी होती है, 10 नंबर का। तो टोटल 30 नंबर ये हो गए। 8 नंबर का जो है मुहावरों का अर्थ लिख के उसका वाक्यों में प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा विलोम शब्द होते हैं, 5 में से कोई 3 करने होते हैं, 6 नंबर का ये होता है, ठीक है। तो 44 नंबर का पेपर हो गया। और ये जो 5 लाइनें, इनमें से किन्हीं 3 वाक्यों के शुद्ध रूप लिखने हैं, ठीक है। ये गलत लिखे हैं वाक्य, इनमें इन वाक्यों को ठीक करके लिखना है। तो ये टोटल 50 नंबर का इस तरह का हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर का ग्रामर है। 20 नंबर के ग्रामर में क्या आया, एक तो शुद्ध वाक्य लिखना, विलोम शब्द आ गया और मुहावरे आ गए, ठीक है। और बाकी गद्यांश है, पद्यांश है और जो ट्रांसलेशन है वो आती है। इसी प्रकार से एस्से का हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इंग्लिश का पेपर देखते हैं। इंग्लिश का पेपर भी 50 नंबर का होता है, 1.5 घंटे में करना होता है। इसमें 8 प्रश्न है सबसे, ठीक है। 8 क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आता है, ये पैसेज दिया होता है, एक पूरा का पूरा जो एक पैसेज दिया है, पैराग्राफ दिया है, ठीक है, एक तरह से कॉम्प्रीहेंशन है। तो इसको पढ़कर जो है ये 5 सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो हैं अवतरण जैसे होता है ना, तो वैसे ही है ये 5 क्वेश्चन जो है, तो उसके जवाब देने होते हैं। तो 10 नंबर का जो है ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। 10 मार्क्स का जो है एक तरह से कॉम्प्रीहेंशन आ गई, ठीक है, पैसेज आ गया, उसके ऊपर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आ गए। फिर दूसरा आता है 10 नंबर का प्रेसिज राइटिंग, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ दिया जाता है, इसको 1/3 शब्दों में जो है वो लिखना होता है। साथ ही साथ 1/3 शब्दों में लिखने के अलावा प्रेसिज जो है उसमें जो भी है, ठीक है, तो और साथ ही साथ उसका टाइटल लिखना होता है, जो उसके पैराग्राफ का टाइटल लिखने के नंबर होते हैं, और साथ ही साथ उसको 1/3 शब्दों में जो लिखना होता है, इसके लिए प्रॉपर वो मिलता है। 20 नंबर का हो गया। इसके अलावा 10 नंबर पे जो है एक कोई भी पैराग्राफ या करंट टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 2 पूछे थे कि क्या योगा को जो है वो हमारे करिकुलम का जो है, स्कूल के जो सिलेबस है या करिकुलम है उसका हिस्सा बना देना चाहिए, 10 नंबर का इस पे लिखना था, या फिर इन दोनों में से कोई एक करना था, या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो है वो नौकरी के लिए जो है वो नौकरी जैसे प्रोफेशनल एम्प्लॉयबिलिटी की कमी पाई जाती है, तो इसके ऊपर भी है। और ये जो
10 नंबर का जो लिखना होता है ये 100 से 120 वर्ड में लिखना होता है, 1 से 1.5 पेज में। 1 पेज में जो है ये कवर हो जाता है। तो ये 10 नंबर का ये होता है, ठीक है। तो ये 3 तो ये क्वेश्चन आ गए, एक कॉम्प्रीहेंशन आ गया, एक प्रेसिज आ गई और एक पैराग्राफ आ गया जो करंट के इश्यूज पे है। फिर 20 नंबर का ग्रामर आता है जिसमें 5 नंबर का तो सेंटेंस करेक्शन आता है। अभी 5 सेंटेंस दिए हैं, इनको करेक्ट करके लिखना है। 3 नंबर का प्रीपोजिशन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर का जो है वर्ब आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। और 4 नंबर का जो है वो आर्टिकल आ गया, ठीक है। और 5 नंबर का जो है ये एक जैसे जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे वोकेशन, वैकेशन, प्रे, प्रे, ह्यूमन, ह्यूमेन, इल्यूजन, एल्यूजन, कैलेंडर, कैलेंडर। तो एक जैसे जो सुनने में एक जैसे शब्द होते हैं, थोड़ी सी उनमें अंतर होता है, ठीक है। जैसे वोकेशन क्या है, वैकेशन क्या है, एक का मतलब छुट्टी है, ठीक है, एक का मतलब जो जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, व्यवसाय है। तो इनके जो है अर्थ लिख के फिर इनको वाक्यों में प्रयोग करना होता है। 5 नंबर का ये आता है। तो टोटल ये 8 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से एक तो डिस्टिंग्विश करते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं एक जैसे शब्दों को, आर्टिकल आ गया, ठीक है, वर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गई और सेंटेंस करेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 50 नंबर का ये पेपर होता है। तो इस तरह से जो है हमारा टोटल जो है ये हमारा ये बनता है, ठीक है। तो बस फर्क ये है कि हमारा 40 नंबर का जो है वो इंटरव्यू होता है, ठीक है। और हमें जो है वो मेंस अगर हम पहुंच जाते हैं तो मेंस में जो है हमें हर पेपर में जो है ये पास होना है। मैंने अभी आपको जो है इंग्लिश का हिंदी एस्से और जनरल इंग्लिश का जो है वो पेपर दिखाया। अगर आपको मेंस में कैसा जीके का पेपर 100 नंबर का आया, ऑब्जेक्टिव आया था, तो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो पेपर कैसा आया था 120 नंबर का, तो वो भी जो है वो इंग्लिश में आया था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि कैंडिडेट कम थे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया था, तो वो इंग्लिश में लिया गया था, कंप्यूटर पे ही था वो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था वो, जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है, ठीक है। वैसे ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम भी हो जाता है। और अब तो जो है वो ज्यादा संभावना ऑफलाइन या कंप्यूटर बेस्ड जो भी है, अभी तो पोस्ट ही नहीं निकली है। तो जस्ट ये एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो था। धन्यवाद, थैंक यू।